स्टार्ट करता है इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स समझने के लिए तेरे को 3 टर्म समझना पड़ेगा। सबसे पहला होता है इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है इकोनॉमी और तीसरा होता है इकोनॉमिस्ट। ठीक है, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जितना भी कंट्री रहता है ना वो 3 सेक्टर में डिवाइडेड रहता है। समझ में आया? पहला होता है प्राइमरी सेक्टर। ठीक, प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है, जो हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं लेकिन वो तुम्हारा हमको नेचर से मिलता है सारा चीज़, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, कोल निकालना हो गया, ये सब हमको कहाँ से मिलता है, डायरेक्ट नेचर से मिलता है। ठीक है, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर होता है। सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्टर से जो कुछ भी मिला ना हम लोग को, उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके उसको प्रोसेस करके फाइनल गुड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो हम लोग को पोटैटो मिलता है, आलू मिलता है। अब वो पोटैटो को लेज़ वाला कंपनी क्या करता है, मशीन में डाल के चिप्स बना देता है। समझ में आ गया? तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करता है और बाद में उसको क्या कर देता है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देता है। एक और एग्जांपल ले लो, हम लोग का टाटा स्टील है, वो रॉड बनाता है किससे, आयरन ओर से। तो आयरन ओर कहाँ से निकलता है, ज़मीन से निकलता है, तो वो प्राइमरी सेक्टर का काम है। फिर उसको लेके क्या करता है टाटा स्टील, उसका स्टील बनाता है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर हो गया। ठीक है, तीसरा होता है सर्विस, या फिर उसको हम लोग टर्शियरी सेक्टर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को फाइनेंस करता है और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में काम स्मूथली चले इसीलिए क्या करता है, सारा कुछ देखता भी है। ठीक है, इसका काम यही है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के काम को स्मूथली रन करवाना। प्राइमरी सेक्टर में काम चाहिए तो पैसा चाहिए, सेकेंडरी सेक्टर में भी काम चाहिए, काम करवाना है तो आपको पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से मिलेगा, लोन कहाँ से मिलता है, बैंक से। तो बैंक तुम्हारा किस में आ जाएगा, टर्शियरी सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करता है। टाटा स्टील बहुत सारा रॉड बना दिया, गाड़ी में लोड कर दिया, अब उसको यहाँ से दिल्ली भेजना है, तो प्राइमरी चीज़ ट्रक के चलने के लिए क्या होना चाहिए, सड़क होना चाहिए ना। अच्छा, तो ट्रांसपोर्टेशन जितना भी होगा या सड़क वाला सर्विस जितना भी होगा वो कौन करेगा, सर्विस सेक्टर के अंदर आएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह कोई भी सेक्टर में काम करना है अगर आपको, तो आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए। तो हेल्थ का ख्याल कौन रखता है, डॉक्टर। तो डॉक्टर कुछ सामान तो नहीं बेचता है ना, वो तेरे हेल्थ का चेकअप करके ठीक रखता है, तो वो सर्विस सेक्टर में आएगा। इंसान इतना कैपेबल होगा कि वो सोच पाए और काम कर पाए, उसके लिए उसको चाहिए पढ़ना लिखना आना चाहिए सही से। ठीक है, बिना पढ़ा लिखा आदमी लोग भी करता है, नॉलेज रहता है, लेकिन जनरली एक पढ़ा लिखा आदमी, उसके पास सारा रिसोर्सेज हो, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नॉर्मल इंसान से ज़्यादा अच्छा यूज़ कर पाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, तो इसके लिए पढ़ाना ज़रूरी है। पढ़ाता कौन है, टीचर। तो टीचर तेरे को कोई सामान नहीं बेच रहा है ना, नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहा है ना, तो वो सर्विस सेक्टर में आएगा। ठीक है, अब इन तीनों सेक्टर को मिला देंगे ना तो एक कंट्री का इकोनॉमी बन जाता है। ठीक है, अब इकोनॉमी के बाद आता है इकोनॉमिक्स। ये जो 3 सेक्टर का हम लोग पढ़ाई करेंगे, मतलब 3 सेक्टर क्या, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर, और भी सेक्टर रहता है, फॉरेन सेक्टर रहता है जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल सेक्टर रहता है, बेसिकली और रहता है, लेकिन ये तीनों में ही है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी में रहता है। तो ये तीनों सेक्टर का जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, इन तीनों में बैलेंस कैसे बनाए और अपने काम को अच्छे से कैसे रन करें, तो उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। हम लोग 12 में और 11 में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मतलब इकोनॉमी का पढ़ाई। और ये जो पढ़ाई करता है या फिर जो प्रोफेशनल हो गया है इस केस में, उस आदमी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिस्ट तीनों का ग्राउंड लेवल के तौर पर मतलब समझ में आ गया तेरे को। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स। जो टर्म है वो इंग्लिश टर्म है, लेकिन इसका ओरिजिन जो है, ओरिजिन मतलब ये लिया कहाँ से गया है, ये लिया गया है ग्रीक वर्ड से। एक है तुम्हारा ओकियोस, एक है तुम्हारा नेमिन। ओकियोस का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड। ठीक है, और नेमिन का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट करना। तो पहले क्या बोला जाता था, मतलब बहुत पहले, ठीक है, हाउस होल्ड के मैनेजमेंट को ही इकोनॉमिक्स बोला जाता था। और इसके पीछे थोड़ा और बैकग्राउंड लेके रखो। इकोनॉमिक्स जो आता है ना, तुम क्लास 9-10 में पढ़ा होगा सोशल साइंस के साथ। तो पहले के समय में क्या था, ये सोशल साइंस का ही एक पार्ट था। जैसा हिस्ट्री, सिविक्स और तुम्हारा ज्योग्राफी है ना, उसके साथ इकोनॉमिक्स भी था।
लेकिन इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा हो गया डे टू डे लाइफ को और पूरे वर्ल्ड को रन करने में कि इसका अलग ब्रांच बनाना पड़ा, इसका अलग सब्जेक्ट बनाना पड़ा। ठीक है, अब जैसे हिस्ट्री में भी तुम देखा होगा, हिस्ट्री में भी बहुत सारा चीज़ रहता है। एक रहता है तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री, एक मीडिएवल हिस्ट्री रहता है ना, और एक तुम्हारा पुराना हिस्ट्री रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट करे, क्या बोलते हैं उसको, स्टोन एज बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, एंशियंट हिस्ट्री। हाँ, हिस्ट्री 3 में डिवाइडेड है, एंशियंट, मीडिएवल और मॉडर्न। ठीक है, और भी फर्दर डिवाइडेड है वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया का अपना हिस्ट्री है। ठीक है, उसी तरह इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि इकोनॉमिक्स को भी बहुत सारे ब्रांच में बांटा गया है। हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स है, पब्लिक फाइनेंस है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स है और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा इसको अगर इसके साथ जोड़ देगा, तुम ज्योग्राफी के साथ जोड़ देगा, तो इसमें हम लोग को क्या नाम है, जो खेती बाड़ी होता है ना, उसका भी जो एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स होता है, इंश्योरेंस सेक्टर का अपना इकोनॉमिक्स होता है। तो इसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि हर सेक्टर में इसका यूज़ किया जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब इसका डेफिनेशन क्या बोलता है। इकोनॉमिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स आर स्टडीड विच दे अंडरटेक टू एक्वायर स्कैर्स मीन्स, दैट इज़ वेल्थ, टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि इकोनॉमिक्स पढ़ा क्यों जाता है। तो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते इसलिए हैं, इसका सीधा सा एक्सप्लेनेशन है। इकोनॉमिक्स हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, एक रास्ता खोजते हैं कि मेरे पास जो स्कैर्स रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, जो कि कम क्वांटिटी में मेरे पास अवेलेबल है, उसको हम इतने अच्छे से यूज़ करें या इस तरीके से यूज़ करें कि मेरे को सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो। इसका ऐसा मतलब समझ कि तेरे पास 3 ही शर्ट है खाली। ठीक है, अब उस 3 शर्ट को तुम अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक तुम्हारा नॉर्मल शर्ट है जो घर में पहन सकता है, एक तुम्हारा ऐसा शर्ट है जब ट्यूशन व्यूशन जा रहा है तब पहन सकता है, या एक ऐसा शर्ट है जो तुम जब पार्टी या स्पेशल ओकेजन में जाता है, किसी से मिलने जाता होगा तब पहनता होगा। नॉर्मली ये जूता के साथ रहता है, हवाई चप्पल रहता है, घर में पहन के घूमते रहिए। एक बाहर जाने वाला चप्पल रहता है स्लीपर्स टाइप का, और एक तुम्हारा जूता रहता है जिसको तुम तभी पहनता है जब तुम पार्टी वार्टी में जाता है, ऐसा रहता है ना। तो मेरे पास जूता, दुनिया का सारा जूता क्या मेरे पास है, लिमिटेड जूता है, और उसको यूज़ इस तरीके से करना है कि उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। अब तुम बोले कि घर में हम पार्टी वाला जूता पहन के घूमते रहेंगे तो घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पार्टी जाएगा स्लीपर्स पहन के या फटा हुआ जूता पहन के तो बेइज्जती तेरा ही होगा, सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर रिसोर्सेज हम लोग के पास लिमिटेड है, चाहे कुछ भी रिसोर्स ले लो। ठीक है, तुम जो बैग है, बैग भी तो तेरे पास लिमिटेड क्वांटिटी में ही है ना, ऐसा तो नहीं है झारखंड का सब बैग तेरे पास है। अब तेरा पेंसिल ले लो, पेन ले लो, जूता ले लो, चप्पल ले लो, कुछ भी ले लो, सब तेरे पास लिमिटेड है ना। तो इसको यूज़ कैसे करना है, यूज़ ऐसे करना है कि इससे हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। समझ में आ गया? तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का मेन एम जो है यही है, स्कैर रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ कीजिए कि मेरा यूटिलिटी का मैक्सिमाइजेशन हो, सेटिस्फैक्शन का मैक्सिमाइजेशन हो, वेलफेयर का मैक्सिमाइजेशन हो। ठीक है, जो चीज़ अच्छा हो सकता है सब मेरा क्या रहे, मैक्सिमम क्वांटिटी में रहे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, इकोनॉमिक्स पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इकोनॉमिक्स में रहता है स्कैरसिटी ऑफ चॉइस, स्कैरसिटी एंड चॉइस। स्कैरसिटी एंड चॉइस का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास गिवन अमाउंट ऑफ मनी है जिससे हम कुछ खरीद सकते हैं, ठीक है, मान के चलो 100 रुपया है मेरे पास, 100 रुपया में ना तुम 1000 अलग अलग तरीके का सामान खरीद सकता है, लेकिन दिक्कत यही है कि अगर एक सामान खरीद लिया तो दूसरा सामान नहीं खरीद पाएगा। पेंसिल 10 रुपया का आता है, 5 रुपया का आता है, 50 का भी आता है, पेन भी 10 का आता है, 5 का आता है, बहुत सारा आता है ना। 100 रुपया में तुम खरीदने जाएगा तो खाने पीने का आइटम तेरे को बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन ना एक बार अगर तुम वो 100 रुपया का खर्चा कर दिया तो ऑप्शन तो तेरे पास बहुत सारा है, लेकिन तुम चूज़ किसको करेगा? उस समय जो तेरे को सेटिस्फैक्शन देगा तुम उसी को ना चूज़ करेगा। मान के चल तेरे पास 100 रुपये, मतलब मान के चल तेरे पास 20 रुपया है, ठीक है, तुम क्रिकेट खेल रहा है,
क्रिकेट खेलते 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 तेरे को बहुत पसीना आ गया, तेरे को कैडबरी खाना बहुत पसंद है, ये पॉइंट याद रखना, तेरे को मान के चलो कैडबरी खाना बहुत पसंद है, तुम खेल खेल के तेरा बदन में क्या हो गया, पूरा पसीना हो गया। अब तुम क्या कर रहा है, एक दुकान में गया, दुकान में जाके तुम दुकान वाला से 20 रुपया का कैडबरी मांगेगा कि पानी का बोतल मांगेगा? पानी का बोतल मांगेगा, क्योंकि तुम पसीना में भींगा हुआ है, प्यास लगा है। अब उस समय में अगर तुम कैडबरी मांगता है क्योंकि वो तेरे को अच्छा लगता है, तो तेरे से बड़ा गधा कोई नहीं है। और क्योंकि जिस समय तेरा जो चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा तुम वही ना मांगेगा। समझ में आ गया? चलो, उसके बाद 2 टर्म होता है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका सीधा सीधा हम तेरे को मतलब समझा देते हैं, इतना घुमाने का बात नहीं है। जितना सीधे तरीके से समझेगा उतना दिमाग में ज़्यादा अच्छा वो छपा रहेगा। माइक्रो का मतलब होता है कोई भी चीज़ को इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करना। मैक्रो का मतलब होता है उसी चीज़ को ब्रॉड लेवल में स्टडी करना। समझ में नहीं आया होगा, एक एग्जांपल देते हैं। कितना सारा कार के ब्रांड के बारे में तुम जानता है, बताओ? ऑडी, ठीक है, BMW, मर्सिडीज़, स्कॉडा हो गया, टाटा का गाड़ी हो गया, निक्सन हो गया, और क्या क्या है, रेंज रोवर हो गया, लैंड रोवर हो गया, लैम्बोर्गिनी हो गया, मैक्लेरन हो गया ना, पोर्चे हो गया। ये सब गाड़ी है, कार है ना। तो इसमें माइक्रो और मैक्रो क्या होगा, ध्यान से समझना। अगर हम लैम्बोर्गिनी के बारे में खाली स्टडी करते हैं कि उसको बेचे तो फ़ायदा कितना हुआ, बनाने में कॉस्ट कितना लगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। या BMW के बारे में खाली स्टडी करते हैं कि ये कार में ये फीचर्स है, इतना पैसा लगा बनाने में, इसको बेच के इतना पैसा का इनकम जनरेट हुआ, तो ये क्या है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर कार में भी एक कार के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। समझ में आ गया? लेकिन अगर हम लोग बोले कि इंडिया में टोटल कितना कार है, तो हम लोग क्या खाली BMW के बारे में स्टडी करेंगे क्या? इंडिया में जितना कार बिक रहा है सब के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, तो वो कार इंडस्ट्री हो जाएगा। समझ में आ गया? तो जब कार इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे तो वहाँ नैनो से ले करके तुम्हारा मैक्लेरन तक कार सब आ जाएगा, या लैम्बोर्गिनी या फरारी आ जाएगा। जब सब का एक साथ स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? चलो, तो इसमें देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो सेंट्रल रोल रहता है ना, वो रहता है डिमांड एंड सप्लाई का। तो डिमांड एंड सप्लाई के बारे में हम लोग यही माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ेंगे, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई का सीधा सीधा मतलब क्या है, तुम कुछ कंज्यूमर कोई चीज़ मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, प्रोड्यूसर उसको दे रहा है तो सप्लाई कर रहा है, ठीक है। और तुम्हारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो तो पूरे लेवल में स्टडी होता है ना। मतलब इंडिया का बात करें तो इंडिया लेवल पे स्टडी हो रहा है, ठीक है। तो उसमें जो तुम्हारा गवर्नमेंट का पॉलिसी है और जो सेंट्रल बैंक का पॉलिसी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे सरकार के बारे में। वो क्या पॉलिसी लाता है, सरकार जो पॉलिसी लाता है उसको बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी। फिजिकल नहीं, फिस्कल। हाँ, फिजिकल तो वो हो गया, हाथापाई वाला बात हो गया। और सेंट्रल बैंक, हम लोग बहुत सारा बैंक देखते हैं ना, SBI देखते हैं, HDFC देखते हैं, तो सभी बैंक का जो पापा है वो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक भी कुछ कुछ पॉलिसी लाता है, ठीक है। एक्चुअली में क्या हुआ था ना, इसका ये डिमांड सप्लाई और सेंट्रल बैंक वाला जो गवर्नमेंट का कहानी है, इसको तुम लोग भी जान के रखो, बहुत मज़ेदार है। स्टार्टिंग में जो भी इकोनॉमिस्ट था, मतलब ये जो इकोनॉमिक्स के जो पापा है वो एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ को बोला जाता है। अब एडम स्मिथ अगर इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमी में कुछ भी दिक्कत आता था ना, डिमांड बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया, चीज़ का दाम बढ़ गया, तो एडम स्मिथ क्या बोलता था कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई काम कर रहा है और इसके पीछे एक इनविजिबल हैंड है। इनविजिबल हैंड का यहाँ मतलब है कि एक फोर्स है जिसको हम लोग देख नहीं पाएंगे। वो क्या करेगा ना, आने वाले समय में सारा चीज़ को अपने आप सही कर देगा। समझा? इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग बोलते नहीं है लड़का बिगड़ गया है तो माँ बाप क्या बोलता है, शादी करवा दो ठीक हो जाएगा। अब इसके पीछे का लॉजिक कुछ नहीं है, शादी करवाने से ठीक हो जाएगा, इसके पीछे क्या कोई लॉजिक लग रहा है तेरे को? ठीक इसी तरह एडम स्मिथ से जब पूछा गया कि एम्प्लॉयमेंट घट गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, चीज़ों का दाम बढ़ गया है, या उसके साथ साथ जो उसका इकोनॉमिक्स को फॉलो करते थे
वो लोग को जब भी बोलते थे ना, वो बोलता था कि यार कोई बात नहीं, थोड़ा समय देखो, इनविजिबल हैंड काम करेगा, सारा चीज़ अपने ठीक हो जाएगा। वो ठीक है, अब इतना बड़ा आदमी जो इकोनॉमिक्स का ही फादर है। अब देखो इकोनॉमिक्स का फादर होने का मतलब क्या है, इसके एडम स्मिथ के पहले भी इकोनॉमिक्स था, 17th सेंचुरी के पहले भी इकोनॉमिक्स था 17th-18th सेंचुरी में, लेकिन एडम स्मिथ जितना पॉपुलर किया है इकोनॉमिक्स को, पहले वाला लोग इतना नहीं कर पाया, तो इसीलिए एडम स्मिथ को पापा बोला जाता है, इकोनॉमिक्स का फादर बोला जाता है। तो कभी क्वेश्चन में ऐसा है कि एडम स्मिथ ने ही इकोनॉमिक्स का टर्म दिया था या इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया था, तो ये गलत होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। एडम स्मिथ पापा इसलिए नहीं है क्योंकि वो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट दिए थे, वो पापा इसलिए हैं कि कॉन्सेप्ट पहले से चल रहा था, वो खाली उसको क्या किए थे, पॉपुलराइज़ किए थे। परफेक्ट भी कहाँ किया था, अगर परफेक्ट कर देता तो अभी इकोनॉमिक्स में काम थोड़ी हो, इकोनॉमिक्स अभी भी परफेक्ट नहीं है। हाँ समझा, काम तो हो ही रहा है ना इकोनॉमिक्स में, तो पहले का जो भी इकोनॉमिस्ट कुछ भी बोल के गया होगा उसमें कुछ तो कमी होगा, तभी ना काम चल रहा है, ना तो थोड़ी काम चलता। न्यूटन जो बोल के गए हैं, अगर वो सारा चीज़ अगर अप्लाई हो जाता, या वो जो बोल के गए हैं उससे सारा चीज़ का अगर समाधान हो जाता, तो अभी इकोनॉमिस्ट साइंटिस्ट लोग पागल है क्या, नासा में इतना पैसा खर्चा करके काम करता, ठीक है। तो जो लोग महान लोग थे वो लोग तो अपना सिद्धांत प्रिंसिपल दे के गए हैं, लेकिन ना वो लास्ट थोड़ी है, और अभी जो हम लोग देंगे वो भी लास्ट थोड़ी होगा, हम लोग के बाद भी आने वाला आदमी लोग देगा। तो एडम स्मिथ कुछ भी पूछता था, एडम स्मिथ बोलता था कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। अब क्या हुआ ना, 1920s में ग्रेट डिप्रेशन आ गया यूएसए में, मतलब एक ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पर ना अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। अब जॉब्स का कमी हो गया, मतलब समझ लो कि खाने के लिए आदमी के पास पैसा नहीं था, चीज़ का दाम भी, मतलब जितना भी सामान था उसका दाम भी बढ़ गया। अब वहाँ का आदमी लोग गया एडम स्मिथ के पास, बोला कि सर, मतलब एडम स्मिथ तो मर गया था तब तक, उसका चेला लोगों के पास गया जो उसका आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, बोला कि सर बताइए, ग्रेट डिप्रेशन आ गया और जा ही नहीं रहा है, सब भूखा मर रहा है। तो लोग बोला कोई बात नहीं, इनविजिबल हैंड है, ठीक हो जाएगा। भगवान भरोसे बोल सकता है, देखा ठीक ही नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर जो एडम स्मिथ का क्लासिकल इकोनॉमिक्स है वो क्या हो गया, फेल हो गया, वो वहाँ पर काम करना बंद कर दिया। उस समय में एक बहुत तगड़ा आदमी आया जिसका नाम था J.M. केन्स, जॉन मैड्रिड केन्स। 12 में जो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, वो एक्चुअली उसी का इकोनॉमिक्स है, जॉन मैड्रिड केन्स का। वो क्या बोला कि कैसे सब अपने से ठीक हो जाएगा, पागल उगल है क्या, किसी को तो काम करना पड़ेगा ना भाई, अपने से कैसे ठीक होता है, काम करना पड़ेगा। तो वो बोला कि सरकार और जो सेंट्रल बैंक है वो दोनों मिल के आप क्या करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, जॉब्स का जनरेशन करिए, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो, घट जाए। अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा तब सब ठीक हो जाएगा। अब आदमी ऐसी बैठा हुआ है कि एडम स्मिथ बोल के गए हैं कि सब ठीक हो जाएगा, इनविजिबल हैंड। अब कुछ भी ख़राब होता है तो चाची लोग कैसे बोलती है, कोई नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा। अब ठीक कैसे होगा, तुम उसके लिए कुछ काम करेगा तब ना ठीक होगा, ठीक है। तो J.M. केन्स ये बोल के गए थे कि सरकार को और सेंट्रल बैंक को काम करना पड़ेगा, तब जाके ठीक होगा। समझ में आ गया। तो अब काम करना पड़ेगा, तो भाई काम किया गया। उस समय में सरकार पैसा इन्वेस्ट किया, और सरकार जो पॉलिसी लाया उसको बोला जाता था फिस्कल पॉलिसी। और RBI जो पॉलिसी लाया उसको बोला गया मॉनिटरी पॉलिसी। क्या बोला गया, तो दोनों पॉलिसी मिला के सही हो गया, यूएसए का ग्रेट डिप्रेशन ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई बेसिकली काम करता है सारा चीज़ का पीछे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में सरकार को इंटरवेंशन करना ही पड़ता है हर चीज़ में। इंटरवेंशन नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। समझ में आया। चलो, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसका डिफरेंस अगर यूनिट टेस्ट आ रहा है ना इस चैप्टर का, 100% चांस है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डिफरेंस तेरा से पूछेगा ही, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें समझने में थोड़ा दिक्कत होता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव को। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक बिहेवियर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इट डील्स विथ सच इकोनॉमिक सिचुएशंस विच कैन बी स्टडीज बाय यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम रहता है जिसको फैक्ट्स या फिगर से सॉल्व किया जा सके, उसका हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। कुछ भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, अब बढ़ गया तो पीछे कुछ कारण होगा ना, तो उसका नंबर्स कुछ होगा।
या कुछ रीजंस रहा होगा जिसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट राइज हुआ। ऐसे तो नहीं होगा ना, मतलब सब सही चल रहा है तो अचानक से तो अनएम्प्लॉयमेंट राइज नहीं होगा, तो उसका कुछ पीछे में तो कुछ कहानी तो होगा ना। तो उसको अगर स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल दिया गया है, ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के समय मतलब 1947 से लेकर के कुछ साल तक पॉवर्टी इन इंडिया अफेक्टेड लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देन नाउ। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है कि आज़ादी के समय में गरीबी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा को इफ़ेक्ट किया था, और अभी के टाइम में भी गरीबी इफ़ेक्ट कर रहा है, लेकिन उतना बड़ा पॉपुलेशन को नहीं कर रहा है जितना आज़ादी के समय किया था। ठीक है, अब इसका दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो। 22% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ एब्सोल्युटली पुअर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 22% जो लोग हैं इंडिया में वो BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन के एकदम क्या है, नीचे है। अब BPL क्या होता है, पॉवर्टी लाइन क्या होता है, जब हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में समझेंगे, 12 में है। खाली BPL का मतलब एक चीज़ जान के रखो कि एक तुम्हारा यूनाइटेड नेशंस जो होता है और अलग अलग कंट्री एक लिमिटेशन सेट करके रखा है, या एक ग्राफ सेट करके रखा है कि इसके ऊपर जो जो रहेगा कमाने वाला वो लोगों को पुअर नहीं मानेंगे, लेकिन उसके नीचे जो जो कमाने वाला रहेगा उसको क्या मानेंगे, पुअर मानेंगे। जैसे स्कूल में होता है ना, 60% से ज़्यादा लाया तो फर्स्ट डिवीज़न, 40 से 60 लाया तो 50 से 60 लाया तो सेकंड डिवीज़न, 40 से 50 लाया तो थर्ड डिवीज़न, उसके नीचे फेल। ठीक है, ये भी क्या है, एक बार सेट किया गया है, इसके ऊपर तो गरीब नहीं है, इसके नीचे तो गरीब है। ठीक है, तो ये क्या है, जो पहला वाला सेंटेंस था वो पास्ट का रेफरेंस था, ये वाला सिचुएशन जो है प्रेजेंट का रेफरेंस है ना भाई। अभी 22% लोग गरीबी के नीचे है तो प्रेजेंट में ऐसा है ही, तभी ना रेफरेंस लिया है। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंटिन्यूज टू ग्रो, परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन विल एक्सीड 22%। इसका मतलब क्या है, बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर पॉपुलेशन इसी तरह बढ़ते रहा, तो आने वाले समय में अभी जो 22% पॉपुलेशन गरीब है, आने वाले समय में 22% से ज़्यादा पॉपुलेशन गरीब होगा। तो ये किसका प्रिडिक्शन कर रहा है, फ्यूचर का। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का स्टडी हम लोग किए ना, डेटा लेके 22% आज़ादी के समय में जो था, तो ये सब आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। समझा, यहाँ पर कोई भी इवेंट का हम लोग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर डेटा लेके इसको क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में 3 चीज़ आता है। व्हाट वाज, कोई भी प्रॉब्लम पहले कैसा था, उसके बाद आता है व्हाट इज़, अभी कैसा है। ठीक है, और उसके बाद आता है व्हाट वुड बी, आने वाला समय में कैसा होगा। ये तीनों चीज़ में डील करते हैं जब इट इज़ नोन एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स is economics of what ought to be. It deals with opinions of economists related to different economic issues and economic problems. जैसे कि स्टेटमेंट पढ़ो, मनरेगा will one day bring end to problem of unemployment in country. अब देखो, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी किए और अपना क्या दे दिए, राय दिए कि फ्यूचर में ऐसा होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रिडिक्शन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या था कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा और इंडिया का आदमी अगर ऑलरेडी गरीब है तो गरीब का पॉपुलेशन अमीर से ज़्यादा रैपिड बढ़ता है। ठीक है, ये जब हम लोग सोसाइटी का जब स्टडी करते हैं ना, ये अलग ब्रांच रहता है सोशल साइंस का, जब सोसाइटी का स्टडी करते हैं उसमें बताया जाता है गरीब लोग बच्चा ज़्यादा पैदा करता है। क्यों ज़्यादा पैदा करता है, क्योंकि गरीब लोग लेबर पैदा करता है, बोला जाता है। कोई भी बस्ती में जाना, एक आदमी का 5 बच्चा 6 बच्चा होगा और उसका ये उद्देश्य क्या रहेगा, एम क्या रहेगा कि जब ये लोग बड़ा होगा तो 6 जन को हम काम करवाएंगे और 6 जगह से पैसा आएगा। बात समझा। लेकिन जो मिडिल क्लास या शिक्षित लोग हैं जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है, वो जानता है एक ही बच्चा बड़ा करो, एक ही बच्चा को इस तरीके से पढ़ाओ या 2 बच्चा को इस तरीके से पढ़ाओ कि वो आगे चल के अपना तो भलाई करे, पेरेंट्स का भी भलाई करे, साथ ही साथ सोसाइटी का भी कुछ कर पाए। ठीक है, तो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है,
और इंडिया में गरीब लोग ज़्यादा है, मिडिल क्लास ज़्यादा है कि अमीर ज़्यादा है? अगर तीनों को एक ए में सजाना हो, सबसे पहले ज़्यादा कौन है, गरीब, मिडिल क्लास की अमीर? गरीब ज़्यादा है, उसके बाद मिडिल क्लास का पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके बाद अमीर का पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तो गरीब में ज़्यादा होगा कि अमीर में ज़्यादा होगा? गरीब में ज़्यादा होगा, सीधा बात है। कोई भी अमीर आदमी को देखना, उसका 2-3 बच्चा नहीं होगा, ये मतलब 2-3 ही बच्चा होगा, ऐसा नहीं उसका 10-12 बच्चा, ऐसा वाला स्कीम नहीं रहता अभी, ठीक है? क्योंकि अभी इकोनॉमिक क्राइसिस इतना है कि उन लोगों को पता है कि खिलाएंगे क्या, खाएंगे क्या, कैसे होगा। लेकिन जनरली तुम अगर चल जाएगा कोई बस्ती में अगर तुम देखेगा एक आदमी का 4-5 बच्चा तो मिनिमम होगा ही। और वो लोग का बेसिकली माइंडसेट क्या रहता है कि वो लोग बड़ा होगा, काम करेगा, हम लोग को पैसा अर्न करके देगा, बस यही मोटिव रहता है। अगर वो लोग को अच्छा ही करना रहता है, उसमें से देखना बहुत कम ही ऐसा बच्चा होगा जो पढ़ाई लिखाई करता होगा। मिडिल क्लास लोग जो है वो अपने बच्चे को भले हिंदी मीडियम में पढ़ाए, लेकिन पढ़ाएंगे ज़रूर, क्योंकि उन लोगों को पता है एडुकेशन का मतलब क्या है। अमीर आदमी तो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, बेटा पढ़े नहीं तो उसको फॉरेन भेज देगा पढ़ने के लिए, ठीक है? समझ में आ गया? गरीब आदमी ऐसा नहीं करेगा। इंडिया में इसीलिए जो इनरोलमेंट रेशियो है दिन ब दिन कम होते जा रहा है। एक टाइम के बाद 8 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास तक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। काहे पढ़ता है? पढ़ने नहीं जाता वो। ज़्यादातर बच्चा पढ़ने नहीं जाता, ज़्यादातर बच्चा खाने जाता है मिड डे मील, अंडा जो मिलता है, फल जो मिलता है, वही सब ठूसने जाता है वो लोग, पढ़ाई करने थोड़ी जाता है। और हम लोग का सरकार भी इतना बेगैरत है, ध्यान ही नहीं दे रहा है, समझा? मिडिल क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है तो गरीब बच्चा में क्या ध्यान देगा? तुम क्या है, ST SC OBC की जनरल है तो बहुत सारा लॉलीपॉप मिलेगा तेरे को, समझा? अच्छा से पढ़ाई करना चालू करो। झारखंड में ऐसा सिचुएशन है कि जनरल बच्चा चाहे कितना भी अच्छा हो पढ़ने में, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलता, समझा? स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। जनरल है मगर हम फॉर्म सब में SC डाले। अरे यार, तो इसी तरीके से अगर बात किया जाए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है ना, वो फैक्ट्स में बात करता है, ठीक है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलता है कि अगर इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ता रहा, जाहिर सा बात है इंडिया का पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा परसेंटेज गरीब का है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो गरीबी भी बढ़ेगा। ये 100% फैक्ट है कि नहीं है? 100% फैक्ट है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलता है कि अगर सरकार बच्चे लोगों को पढ़ा दिए ज़्यादा, गरीब बच्चे लोगों को एडुकेशन ज़्यादा दे दिए, या किसी तरीके से जो पिछड़ा वर्ग का बच्चा है, जिनको पढ़ने लिखने का माँ बाप को सुविधा नहीं मिला, उन लोगों के बच्चे को अगर पढ़ा दिया जाए तो गरीबी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ये स्टेटमेंट 100% ट्रू नहीं बोल सकता तुम। सरकारी स्कूल जो है अभी, हाँ ये लॉजिकली ठीक लग रहा है, गरीब बच्चे को पढ़ाएंगे, पढ़ के लिख के अगर वो इस काबिल बन गया काम करने का तो सीधा बात है कमाएगा अगर महीना का 20-30 हज़ार तो अब पॉवर्टी लाइन आ जाएगा, पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाएगा। लेकिन ये बोलना कि अगर सरकार बच्चे लोगों को पढ़ाएगा तो इससे गरीबी हट जाएगा, ये 100% ट्रू नहीं है। ये एक ओपिनियन है, समझ में आ गया? ओपिनियन कैसे है? अगर पढ़ लिख के ही अगर समाज जो है गरीबी रेखा से ऊपर आ जाता तो सरकारी स्कूल आज से तो नहीं है, 30-40 साल से चल रहा है, ऑपरेट कर रहा है। तो क्या जितना स्कूल ऑपरेट कर रहा है वहाँ का जितना बच्चा पढ़ा हुआ है, क्या सारा गरीबी रेखा से ऊपर उठ गया? क्या नहीं उठा। लेकिन अब बोलने के लिए तो ओपिनियन दे सकते हैं ना कि पढ़ाओ बच्चा को तो कुछ आगे अच्छा करेगा। जैसे कि हम तेरे को बता रहे हैं कि अगर हम तेरे को ये बोले UPSC का पढ़ाई करेंगे आप, तो आप कुछ हो ना हो आपका ब्रेन डेवलप हो जाएगा। पहले आप जितना जानते थे उस पढ़ने के बाद आप चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ये 100% ट्रू स्टेटमेंट है कि नहीं है? अगर तुमको सारा UPSC में जितना भी चीज़ आता है, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन, अगर सब तुमको पढ़ा दिया जाए तो तुम्हारा पढ़ने के पहले का जो ब्रेन है और पढ़ने का बाद का जो ब्रेन है, दोनों में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? तो ये तो 100% ट्रू है। लेकिन अगर तेरे को हम ये बोल देंगे कि तुम UPSC का एक बार पढ़ाई चालू कर दो, 100% तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये ट्रू नहीं है। ये हो सकता है ट्रू हो भी जाए, क्योंकि जो पढ़ेगा भाई सिलेक्शन तो उसी का होगा ना, जो नहीं पढ़े उसका सिलेक्शन कैसे होगा? लेकिन हाँ, ये ज़रूरी तो नहीं है ना तुम या हम पढ़ेंगे तो हम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ कुछ का होता है। तो ये तो ओपिनियन वाला बात है, तो ये आएगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, समझा? कोई दिक्कत नहीं। तो पॉपुलेशन बढ़ा तो गरीबी बढ़ेगा,
ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। अगर गरीब के बच्चे लोगों को अगर सरकार ज़्यादा अच्छा से पढ़ाए, ध्यान दे, उनको स्किल डेवलप करे, आगे लेके आए, तब पूरी तरीके से गरीबी हट जाएगा। ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, क्योंकि इसको तुम 100% बोल नहीं सकता, क्योंकि दो चीज़ है, सरकार का एफर्ट डालेगा अपने तरफ से सारा, और सरकार अगर एफर्ट डालेगा भी तो क्या गरीब का बच्चा रेडी है उतना लेवल का एजुकेशन लेने के लिए? ये भी तो बात है। समझ में आ गया? चलो, कोई दिक्कत इसमें पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में? दोनों का डिफरेंस के लिए एक काम करना, दोनों का यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, 4 पॉइंट याद कर लेना और इसको लिख देना। या फिर सबसे बढ़िया ये जो है इसका पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का ये दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, इसको याद कर लेना। हाँ, पीछे में दिया हुआ। हाँ, पीछे में दिया है, याद कर लेना, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा इम्पॉर्टेंट यही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। वर्सेस का मतलब यहाँ है डिफरेंस, ठीक है। चलो, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारा दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज़, ठीक है। अब इकोनॉमीज़ जो होता है, मतलब कितने तरीके का इकोनॉमी होता है? 3 तरीके का इकोनॉमी होता है, ठीक है। एक तुम्हारा इकोनॉमी होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है? जहाँ पर सारा चीज़ जो रहेगा सरकार के कंट्रोल में रहेगा या एक इंडिविजुअल के अथॉरिटी के अंदर रहेगा। एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो रहता है सारा का सारा चीज़, जो मार्केट, सारा का सारा चीज़ मतलब जो मार्केट फोर्सेस है, डिमांड सप्लाई का जो भी फोर्स है, वो इंडस्ट्रीज़ के हाथ में रहेगा। मतलब जो कंपनी चलाता है या जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो लोग मेन रहेगा। और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ कुछ सोशल, मतलब सरकार के कंट्रोल में भी रहेगा, कुछ कुछ चीज़ तुम्हारा इंडस्ट्रियलिस्ट के प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भी रहेगा। इंडिया जो है, इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैसे है? क्योंकि इसमें देखो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसरो है, और तुम्हारा भेल है, ठीक है, और तुम्हारा जो ऑयल वाला है, क्या है, ONGC है, ऑयल प्रोड्यूस करता है जो, और तुम्हारा रेलवेज़ है, ये किसके कंट्रोल में है? सरकार के कंट्रोल में है। लेकिन साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्री, अडानी, अंबानी, अंबुजा, ओबरॉय, ये सब, आदित्य ग्रुप्स, ये सब भी तो है, तो प्राइवेट सेक्टर भी है। तो इंडिया में दोनों है, मिक्स्ड है, ठीक है। उसके बाद मेरा आता है कंट्रोल्ड इकोनॉमी। कंट्रोल्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी, समझा? इसमें क्या रहेगा, जो मेन ये रहेगा ना, मतलब मेन जो अथॉरिटी रहेगा वो गवर्नमेंट रहेगा, जो कि चाइना में है। सरकार जो बोलेगा वही होगा। चाइना में फेसबुक बैन है, यूट्यूब बैन है। सबसे डेंजर नॉर्थ कोरिया में 12 हेयर स्टाइल छोड़ के तुम कोई दूसरा हेयर स्टाइल ही नहीं कर सकता। और वो जो उसका वो मतलब प्राइम मिनिस्टर की वो हेयर स्टाइल भी नहीं करता। हाँ, और किंग जोंग जो रखा है वो भी हेयर स्टाइल तुम नहीं रख सकता, गोली मरवा देगा। तो ये सब क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी है, और वो भी बहुत खतरनाक टाइप वाला, ठीक है। उसके बाद आता है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है तुम्हारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में याद रखना, कंज्यूमर जो रहता है ना, राजा रहता है। कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विस जो है बनाया जाता है इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा। बहुत सारा गुड्स एंड सर्विसेज बनाया जाता है, ठीक है। इंडिया में ही देखो, मोबाइल लेने जाओ तुमको 100 मोबाइल मिल जाएगा, आइसक्रीम लेने जाओ बहुत तरीके का आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक पीने जाओ बहुत तरीके का है ना। तो इसमें इतना कोल्ड ड्रिंक या इतना तुम्हारा आइसक्रीम या इतना मोबाइल, टीवी, कपड़ा, जूता क्यों है? क्योंकि कंज्यूमर डिमांड करता है, और जो सेटिस्फाई कर दिया कंज्यूमर वांट को, वही तुम्हारा राजा है। समझ में आ गया? और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या रहता है? दोनों साथ साथ रहता है, ठीक है। अब एक चीज़ और याद करके रखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ना, कंज्यूमर को खुश करने के लिए लेबर का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लेबर काम करवाएगा ना तुम ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होगा, ठीक। मिक्स्ड फैलेगा। और तुम्हारा जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये लोग क्या करता है, प्रॉफिट को मोटिव लेके चलता है, ठीक है। मतलब फ़ायदा होना चाहिए, मेरा फ़ायदा होना चाहिए कोई भी कीमत पे। उसके लिए तुमको कितना भी डर्टी गेम खेलना पड़े, हमको फ़ायदा चाहिए बस। तो इस केस में क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो मॉरल वैल्यूज़ होता है, जो एथिक्स होता है, वो डाउन हो जाता है बहुत काफ़ी हद तक, क्योंकि एक दूसरे को कंपटीशन क्या करता है, गिराने के चक्कर में रहते हैं। समझ में आ गया? और हम लोग जब पढ़ेंगे इसको, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो नेहरू चाचा के पास 3 ऑप्शन था। एक सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाई है, कैपिटलिस्ट बनाई है, या फिर
मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई है। तो नेहरू चाचा जो था सोशलिस्ट इकोनॉमी से बहुत क्या था, इंस्पायर था। रशिया का भी सोशलिस्ट इकोनॉमी था, चाइना का भी सोशलिस्ट इकोनॉमी था। तो नेहरू चाचा बोला था कि सारा कंट्रोल हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ में ले लेते हैं और हम लोग डेवलप करेंगे इसको। लेकिन उस समय जो इकोनॉमिस्ट थे वो बोले थे कि उस समय तो देखो देश का अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब था, इकोनॉमी बहुत ख़राब था, क्राइसिस था। तो लोग सजेस्ट किए थे, मतलब जो इकोनॉमिस्ट थे वो सजेस्ट किए थे कि आप एक काम करिए, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को प्रमोट कीजिए। क्योंकि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी अगर आएगा तो उसमें मशीन्स आएगा, इंडस्ट्री सेटअप होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा। तो कुछ थोड़ा डिसएग्रीमेंट हुआ और क्या फिर ये हुआ, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया। लेकिन याद रखना, कांग्रेस अगर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों में से कोई भी इकोनॉमी को फॉलो करता है तो वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी को। समझ में आ गया। और नरेंद्र मोदी जो है तीनों इकोनॉमी से किसको फॉलो करते हैं, तो मोदी चाचा के समय तुम सुना ही होगा, अडानी ग्रो कर रहा है, अंबानी ग्रो कर रहा है, तो लोग कौन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो नेहरू चाचा सोशलिस्ट को फॉलो करते थे, प्रमोट करते थे। मोदी चाचा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। लेकिन ऑन पेपर में क्या चलता है, इंडिया का मिक्स्ड इकोनॉमी है, याद रखना। समझ में आ गया। तुम मम्मी और पापा से प्यार करता है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि बराबर प्यार करता होगा। लड़का लोग मम्मी से ज़्यादा प्यार करता है, लड़की लोग पापा से ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन कोई पूछता है तो क्या बोलता है, दोनों से ही प्यार करते हैं ना। तो बस इंडिया का हालत भी वैसा है। नेहरू चाचा से अगर कोई पूछेगा ना, बोलेगा कि हम दोनों से प्यार करते हैं, कैपिटलिस्ट से भी, सोशलिस्ट से भी। लेकिन वो ज़्यादा प्यार किससे करता था, मन ही मन में सोशलिस्ट से। समझा। और अगर मोदी चाचा को पूछेगा तो मोदी चाचा भी बोलेगा कि हम दोनों को प्यार करते हैं, लेकिन वो मन ही मन किसको प्यार करता है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है। तो ये पहला चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ। अभी इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग था, हालांकि ये तुम्हारा समझाने में 5 मिनट का काम था। माइक्रो मैक्रो पॉजिटिव नॉर्मेटिव यही मेन था, इसमें 5 मिनट का काम था। हाँ, लेकिन तुमको ब्रीफ आइडिया 11 से इकोनॉमिक्स और भी ब्रॉड तरीके से चालू हो रहा है ना, तो तुमको एक ब्रीफ आइडिया हो गया कि इकोनॉमिक्स क्या है। एडम स्मिथ से लेके अभी केन्स का भी आइडिया हो गया। ठीक है। थोड़ा इंडियन इकोनॉमी का भी आइडिया हो गया थोड़ा थोड़ा। अब जो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे वो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, और जो बोलेंगे उसको आपको ध्यान से समझना है बस। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है नेक्स्ट दिन से अगर आएगा तो एक दिन में 2 चैप्टर हो सकता है कंप्लीट हो जाए, क्योंकि समझाना है पॉइंट टू पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं है, एक चैप्टर 20 मिनट लगेगा हार्डली। ठीक है, कोई दिक्कत।